नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और आप देख रहे हैं कंज्यूमर इज किंग। विटामिन और मिनरल्स हमारे शरीर के लिए बेहद ज़रूरी है, लेकिन आजकल एक बड़ी आबादी विटामिन और मिनरल्स की कमी से जूझती हुई नजर आ रही है। खासतौर पर विटामिन B12 और विटामिन D3 की बात यहाँ पर हो रही है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि शरीर के लिए इनकी उपयोगिता जानने के बावजूद हमारे यहाँ लोग विटामिन और मिनरल्स की कमी को गंभीरता से नहीं लेते हैं। जबकि फिट इंडिया मूवमेंट के एम्बेसडर ल्यू कॉन्टिनो की माने तो हाल फिलहाल जिस तरह से विटामिन B12 और विटामिन D3 की कमी लोगों में बढ़ रही है, ये किसी महामारी से कम नहीं है। उनका ये कहना है कि लगभग हर इंसान जो उन्हें कंसल्ट कर रहा है वो इन दोनों विटामिन की कमी का शिकार है। डराने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि इन दोनों विटामिन की कमी से सिर्फ शरीर में कमजोरी ही नहीं आती, बल्कि ये हमारे शरीर में बनने वाले हार्मोन्स और दिमाग की सेहत को भी प्रभावित करते हैं। ये शरीर के लिए कितने ज़रूरी है और कैसे समझना चाहिए कि आप में डेफिशिएंसी है विटामिन D3 और B12 की, इसी पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। आपको किस तरह के सप्लीमेंट्स लेने चाहिए और किस तरह से विटामिन B12 और विटामिन D3 की कमी को पूरा किया जा सकता है। हमारे साथ खास मेहमान इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए जुड़ भी गए हैं। हमारे साथ डॉक्टर हेतल चीनीवाला हैं, जो कि कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन है, स्पेशलिस्ट हैं स्पोर्ट्स इंजरीज में। डॉक्टर पंकज अनेजा है, डायरेक्टर डायबिटीज़ एंड मेटाबॉलिक डिजीजेस मैक्स हॉस्पिटल। डॉक्टर दिव्या पाल हैं, जो कि एक साइकियाट्रिस्ट हैं, फोर्टिस मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट और बिहेवियरल साइंसेस डिपार्टमेंट में। आप सभी का स्वागत है हमारी इस बेहद खास कश में। तो डॉक्टर हेतल, आप ही के पास आऊंगी मैं सबसे पहले। जिस तरह से कहा जा रहा है कि एक एपिडेमिक कहा जा सकता है, जो B12 और D3 की कमी की हम बात कर रहे हैं, किस तरह से इसकी डेफिशिएंसी भारत में बढ़ती जा रही है, किन वजहों से बढ़ती जा रही है, पहले तो हमें ये बताएं। डी पे पहले मैं आऊंगा। विटामिन डी जो है वो बहुत जरूरी है। अगर हमारे पेट में हम जो खाते हैं या जो उसमें से अगर कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना है ब्लड में, तो हमको विटामिन डी की जरूरत है। अभी विटामिन डी स्किन से भी सिंथेसाइज होता है, जैसे एडिक्वेट सनलाइट मिलने से होता है। लेकिन आजकल की जो लाइफस्टाइल है, स्पेशली आफ्टर लॉकडाउन, ये कि हमारी सीडेंटरी हैबिट है कि जो हम एक्टिविटीज भी आजकल जो करते हैं, तो इट इज लेस ऑन आउटसाइड एंड मोर लाइक लोग फिटनेस के लिए भी जाते हैं तो जिम में ज्यादा जाते हैं, तो उनको सनलाइट कम मिलती है, और सनलाइट कम मिलने की वजह से और प्लस एक डाइटरी डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि हम करेक्ट फूड नहीं खाते। आजकल जो जंक फूड है, जो फूड प्रोसेस फूड है, उसमें अगर फोर्टिफाइड नहीं है तो उससे डाइटरी डेफिशिएंसी हो जाती है। सिमिलरली विटामिन B12 बहुत जरूरी है हमारा ब्लड बनाने को, हमारे डीएनएस को प्रॉपर सिंथेसाइज करने को। और अगर आपका डाइट प्रॉपर नहीं है, अगर आपकी हेल्थ प्रॉपर नहीं है, अगर आपको जैसे मेडिसिन ले रहे हैं जैसे एंटासिड या कुछ ज्यादा, या आपका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है स्टमक से, उसकी वजह से ये विटामिन डी और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बहुत ही बढ़ गई है। इसमें सबसे मैं डॉक्टर हेतल, एक चीज जो मुझे समझनी है आपसे, आप कह रहे हैं कि सनशाइन की कमी है, यानी सूरज की किरणें जो आपको अब्जॉर्ब करनी चाहिए उसमें हम गिरावट देख रहे हैं। खाने पीने की लाइफस्टाइल में तो खैर लोगों के बहुत तब्दीलियां आई हैं, लेकिन जहां तक सनशाइन की बात है, विटामिन डी को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, जिसमें D2 और D3 दोनों आते हैं। तो इसकी कमी से क्या मतलब होगा आपका? सनशाइन की कमी नहीं है, सनलाइट तो बहुत ही है, सॉरी। लेकिन प्रॉब्लम है आजकल जो पहले एक्टिविटीज हुआ करती थी, जैसे लोग सुबह को वॉक लेने जाते थे आउटसाइड, आप देखेंगे यंगस्टर्स में फैशन है जिम जाने की। दे गो इनटू जिम्नेशियम, एयर कंडीशनर जिम बन गए हैं, वहां सनलाइट नहीं आती है। जैसे जो आउटडोर स्पोर्ट्स होया करते थे पहले, जो बच्चे थे बाहर जाके खेलते थे, काफी कुछ खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, आज इंडोर क्रिकेट का फैशन आ गया है। जैसे वो जो आउटडोर स्पोर्ट्स है, आउटडोर एक्टिविटीज है, जो इतनी कम हो गई है। हमारे सबके पास एयर कंडीशंस, लोगों के पास एयर कंडीशंस कारें आ गई है, तो सही घर से निकल के सीधा कार में हम बैठ जाते हैं या कहीं भी जाते हैं। तो ये जो exposure to sun, exposure to exterior
वो बहुत कम हो जाए, और उसकी वजह से जो सनलाइट की कमी आती है, और उसकी वजह से जो विटामिन डी सिंथेसाइज होता है स्किन में, वो नहीं हो पाता। डॉक्टर दिव्या, यहाँ पर हम इसके और फिजिकल एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे विस्तार से, हमारे साथ जब दूसरे डॉक्टर भी जुड़ जाएंगे। लेकिन आप हमें ये बताएं कि विटामिन B12 और D3 की कमी अगर किसी को होती है तो किस किस तरह का इम्पैक्ट उनके मेंटल स्टेटस पर पड़ता है या उनकी मेंटल वेलबींग पर पड़ता है? बिकॉज कहीं ना कहीं ये हार्मोनल इम्बैलेंस का भी एक संकेत है, जिसकी वजह से आपके शरीर में काफ़ी तरह की मानसिकता को लेकर स्पेशली बहुत सारी दिक्कतें सामने आ सकती हैं। तो डॉक्टर दिव्या, ये समझाएं कि मेंटली आप कितना परेशान रह सकते हैं इन विटामिन्स की डेफिशिएंसी की वजह से। गुड इवनिंग। जिस तरह से आपने अभी बोला कि थोड़े से हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और वो एक्चुअली होते हैं जब भी विटामिन B12 एंड विटामिन D3 की डेफिशिएंसी होती है। उसमें क्या होता है, फिजिकल सिम्टम्स के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दोनों विटामिन्स का फंक्शन है न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग ऑल्सो। तो उसमें क्या होगा, जब न्यूरोलॉजिकल फंक्शनिंग के टाइम में विटामिन्स का लेवल कम होता है बॉडी में, तो वहां भी वो इफेक्ट करते हैं। तो सिम्टम्स लाइक डिप्रेशन होना, उदास रहना, बहुत थकावट लगना, बहुत जल्दी फटीग होना, कभी कभी इरिटेबिलिटी भी हो जाती है। डिपेंड करता है कि आपके वो लेवल्स कितना ड्रॉप करे हैं। बहुत रेयर बट ये भी देखा जाता है जब बहुत ज्यादा लेवल्स ड्रॉप कर जाए, यहाँ विटामिन B12 हो या इनफैक्ट विटामिन D3 भी हो, तो लोगों को कंफ्यूजन, लोगों को भूलना पड़ जाता है। कहीं कहीं पर उनकी इरिटेबिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि एक्चुअली साइकेट्रिक सिम्टम्स लाइक एंगर आउटबर्स्ट, कभी कभी बहुत रेयर केसेस में हालुसिनेशन, जिसमें लोगों को दूसरी चीजों की सुनने की आवाजें आने लगती हैं। ये सब सिम्टम्स हम देखते हैं पेशेंट्स में। तो ऐसा नहीं होता है कि अगर हम विटामिन लेते हैं तो हम सिर्फ फिजिकली फिट रहने के लिए लेते हैं। ये विटामिन उतने ही जरूरी हैं फिजिकली जितने हमारे ब्रेन के लिए भी जरूरी हैं एक प्रॉपर और हेल्दी फंक्शनिंग के लिए। इनकी डेफिशिएंसी से हमें डिप्रेशन, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, बहुत जल्दी फटीग होना, ये सब होना शुरू हो जाता है। तो इनके ऊपर ध्यान रखना बहुत जरूरी है अपनी मेंटल वेलबीइंग के लिए। चलिए, इसको कैसे सुधारा जाए और इसकी कमी के और क्या क्या ट्रिगर्स हैं विस्तार से हम समझेंगे डॉक्टर दिव्या से। साथ ही महिलाओं में ये कितनी ज़्यादा गंभीर समस्या है, इस पर भी हमें विस्तार से बात करना होगा। लेकिन डॉक्टर अनेजा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अनेजा, डॉक्टर हेतल ने काफ़ी विस्तार से समझाया कि कैसे फिजिकली इम्पैक्ट होता है। अब मुझे ये बताएं कि किसी में अगर विटामिन B12 और D3 की डेफिशिएंसी है या अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो तब भी क्या ये घातक हो सकते हैं? दो विटामिन्स का बहुत ज्यादा आपके शरीर में होना, डेफिशिएंसी तो बहुत दिक्कतें आती हैं, वो तो बात अभी तक साबित हो गई, लेकिन अगर ज्यादा मात्रा में हो तो? बिल्कुल सही फरमाया आपने। नो डाउट विटामिन डी और विटामिन B12 हमारे शरीर के लिए, हमारे दिमाग के लिए, हमारी नसों के लिए, हमारे बोन्स के लिए, दोनों सबके लिए बहुत जरूरी है। पर एज इट इज सेड, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अगर आप एक्सेसिव सप्लीमेंटेशन लेंगे विटामिन डी और विटामिन B12 का, तो ये भी नुकसानदायक है। तो ये एक्सेस विटामिन, जिस तरह की विटामिन डी का जब एक्सेस हो जाएगा तो कैल्शियम मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाता है। बॉडी में कैल्शियम की मात्रा बढ़ सकती है और इस कैल्शियम के बढ़ने के कारण नौसिया, जीम का मिचलाना, उल्टी होना, एपिटाइट, भूख का कम होना, ये सभी लक्षण हो सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहला कदम तो करना होगा कि अननेसेसरी हम सप्लीमेंटेशन ना लें। जो भी सप्लीमेंटेशन लें हम डॉक्टर की सलाह से लें। ये नहीं है कि एक बार डॉक्टर ने लिख दिया तो वो दवा उम्र भर खाते ही रहेंगे। हर चीज की एक डोज है, हर चीज का एक विटामिन डी और B12 का लेवल है जो हमें मेंटेन करना है। इनिशियली हमें वो डोज देनी पड़ती है लेवल्स को पूरा करने के लिए, उसके बाद डोज हमें रेगुलेट करनी पड़ती है उसके लेवल्स को मेंटेन करने के लिए, और उसके साथ साथ हमारा एम्फेसिस होता है मरीज की खुराक पे, विटामिन डी रिच फूड, विटामिन B12 रिच फूड पे, जिसको कि इस विटामिन लेवल को उस फूड के जरिए मेंटेन किया जाता है। तो जो भी आप दवा ले रहे हैं वो डॉक्टर की सलाह से लें, एक्सेस ऑफ मेडिसिन ना लें, और एक्सेस ऑफ मेडिसिन अगर होगी तो उसके खराब सिम्टम्स होंगे। विटामिन डी से नौजिया, वॉमिटिंग, कैल्शियम का ज्यादा होना, ये सारी चीजें हो सकती हैं।
डॉक्टर हेतल, अब नेचुरली मुझे समझाएं कि ये जो विटामिन्स हैं आपके शरीर में कैसे बनते हैं और किस एज तक आते आते हमें इनकी डेफिशिएंसी का शिकार होना पड़ जाता है, जिस भी तरह की लाइफस्टाइल आजकल लोग जी रहे हैं। हाँ, जैसे कि अभी मेरे ऑर्थोपेडिशियन कुलीग ने बताया, हाँ, डॉक्टर हमारे हेतल, बच्चों में ये डेफिशिएंसी डॉक्टर हेतल, बहुत जल्द। हेलो जी डॉक्टर हेतल बोलिए। ये विटामिन डी और विटामिन डी अच्छा, मुझे पूछा जाए तो ये डॉक्टर हेतल चीनीवाला से मैं ये सवाल पूछ रही हूँ। ओके, सो ये डेफिशिएंसीज जो है वो बच्चों में तो काफी हो रही है, क्योंकि आजकल तो हम देखते हैं कि स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है या कॉलेज गोइंग है, वो सब हमारे पास इतने बच्चे आते हैं, उनको बैक पेन है, नेक पेन है, उनको जॉइंट्स पेन है, और आप पूछे तो एक्टिविटीज क्या है, तो मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन बोलो पूरा टाइम गेम कंसोल पे बिताते हैं, लैपटॉप पे। लॉकडाउन में तो स्कूल्स भी हुआ करती थी लैपटॉप में, अब तो एटलीस्ट फिजिकल स्कूल हुआ करती है, लेकिन बच्चे इतना टाइम बिताते हैं स्क्रीन पे कि उनको आउटसाइड एक्सपोजर कम मिलता है। और जब तक वो नहीं मिलता है, वो सिर्फ विटामिन डी के लिए भी नहीं, जब तक आपको फिजिकली कोई एक्सरसाइज नहीं मिलती है तब तक आपके बोन भी ग्रो नहीं करते। बोन को वो जो स्टिमुलस चाहिए ग्रो करने के, उसके लिए फिजिकल एक्टिविटीज की बहुत आवश्यकता है, और वो ऐसे ही तो उसके लिए एक डिसिप्लिन लाइफ के बहुत जरूरत है। जब पढ़ना है तब पढ़ना है, आउटडोर खेलना है तो खेलना है, खेलना उतना ही जरूरी है जितना आपको पढ़ाई जरूरी है, क्योंकि अगर आपका फिजिकल ग्रोथ नहीं होगा तो आपका मेंटल ग्रोथ, आपका सेल्फ एस्टीम, सब कुछ अफेक्ट होगा, और वो लॉन्ग टर्म करियर में अफेक्ट होता है। तो ये फिजिकल एक्टिविटीज पे मैं ज्यादा जोर दूंगा। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि आजकल फोर्टिफाइड फूड्स भी मिलते हैं, कि एक बार आपका लेवल नॉर्मल हो गया तो फोर्टिफाइड फूड से वो लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। तो डाइट, एक्सरसाइज एंड अ राइट लाइफस्टाइल, मैं इन तीनों चीज को एकदम ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा, ताकि ये डेफिशिएंसीज ना हो। और ये बच्चों में, एडल्ट्स में, हर एज में ये वैलिड है, ये पॉइंट। हर एज में अपने लेवल के हिसाब से फिजिकल एक्टिविटीज जरूरी है। मुझे ये बताएं कि बड़ों में ये डेफिशिएंसी और खासतौर से डॉक्टर हेतल महिलाओं में ये डेफिशिएंसी किस उम्र में शुरू हो जाती है? महिलाओं में जैसे हम बोलते हैं कि बोन डेफिशिएंसी, बोन में कैल्शियम की कमी या मिनरल की कमी, वो एक बार मेनोपॉजल सिम्टम्स चालू होने के बाद बहुत ही फ्रिक्वेंट होती है, क्योंकि एक हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। वो फीमेल हार्मोन्स जो है, एस्ट्रोजेंस, वो बहुत जरूरी है ताकि हमारे बोन में स्ट्रेंथ बनी रहे। तो एक उम्र के बाद, और कभी कभी यंग एज में कोई सर्जरी, जैसे आप हिस्टेरेक्टोमी हुई, उसके साथ ओवरी ओफोरेक्टोमी हुई, वो उनमें भी ये काफी ज्यादा मात्रा में ऑस्टियोपोरोसिस, बोन वीकनेस देखा गया है। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस एज के बाद, जैसे आपको मेनोपॉज चालू हो जाता है, उसके बाद ज्यादा देखने में आया। दिव्या, यहाँ पर मुझे बताएं, क्योंकि एक महिला का जो शरीर है वो हार्मोनली बहुत सारे बदलाव से गुजरता है, ठीक है। यहाँ पर हम मेंसेस की बात कर रहे हैं, डिलीवरी की बात कर रहे हैं, उसके बाद पोस्टमार्टम की बात कर रहे हैं। किस तरह से आपको लगता है कि ये जो अहम लेवल्स हैं विटामिन के, ये फ्लक्चुएट होते हैं, और इन्हें पहचानना और डॉक्टर को कंसल्ट करना किस तरह ज़रूरी हो जाएगा फिर? आप शायद म्यूट पर हैं डॉक्टर दिव्या। सॉरी, जैसे अभी डॉक्टर ने भी बोला कि मेनोपॉज के बाद ये सिम्टम्स बढ़ने लगते हैं, क्योंकि हमारा हार्मोनल चेंजेस बॉडी में फीमेल की फिर से शुरू हो जाती है। उसी तरह जब हमारे मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है तभी भी एक हार्मोनल चेंजेस बॉडी में आती है। तो उस टाइम हमको एज फीमेल्स हमको अपने डाइट का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। यंग गर्ल्स हो या अडल्ट हो या ओल्ड एज हो, डाइट का हमेशा थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, उससे विटामिन्स की डेफिशिएंसी होना बहुत फ्रीक्वेंट होने लग गया है। पर अगर आपको ऐसा लगा कि आप बहुत ही थकावट महसूस करते हैं, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं हर छोटी छोटी बात पे, आपकी स्लीप डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं, आपको उदास बहुत लगने लग गया है, या कभी कभी अगर लेवल्स बहुत गिर जाते हैं तो थोड़ी कंफ्यूजन भी होने लगती है, उतना तक ना वेट करें कंफ्यूजन तक की, पर पहले ही जाके अपने डॉक्टर को इमीडिएटली कंसल्ट करें, क्योंकि इन लेवल्स को जितनी जल्दी
हम लोग ठीक कर सकते हैं, तो हमारे जो ये न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स है, जो ये हमारे मेंटल सिम्टम्स है, ये भी उसके साथ कम हो जाते हैं। इनफैक्ट मैंने अपनी खुद की प्रैक्टिस में भी ये देखा है कि अगर एक बार हम विटामिन B12 और D3 के लेवल्स को ठीक करने लगते हैं, पेशेंट के सिम्टम्स, जो इमोशनल मेंटल सिम्टम्स हैं, वो भी धीरे धीरे अपने आप ठीक होने लग जाते हैं। बट इट इज अ प्रोसेस। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मैंने 2 दिन या 2 महीना दवाई खाई तो सब ठीक हो जाए। इट टेक्स टाइम। तो आपको सप्लीमेंट्स के साथ अपने डाइट का भी ध्यान रखना पड़ता है, काफी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, स्पेशली बीइंग अ वुमेन, बिकॉज हमारे अंदर बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस हर स्टेप में, हर एज में होते हैं, तो हमें हर चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पंकज, मेरे को डॉक्टर अनीजा मुझे ये समझाएं आप कि किस तरह से आपकी जो लाइफस्टाइल है, और लाइफस्टाइल में आजकल आपका जो प्रोफेशन है वो काफ़ी मायने रखता है, किस तरह से ये विटामिन्स का इम्बैलेंस आपके प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है? किस तरह के प्रोफेशन के लोगों में आपको इस तरह के इम्बैलेंसेस ज़्यादा दिखाई देते हैं? आजकल के लाइफस्टाइल में, जिसमें बहुत से बच्चे, यंग क्राउड नाइट शिफ्ट्स में काम करते हैं, जब वो नाइट शिफ्ट्स में काम करते हैं उनका सन एक्सपोजर मिनिमल होता है। डे टाइम में वो सिर्फ सोते हैं घर आके, तो आउटडोर एक्सपोजर टू सन नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके कारण विटामिन डी की कमियां आती हैं। इसके अलावा ये यंग जनरेशन आजकल फास्ट फूड में विश्वास करती है। इस फास्ट फूड के कारण बहुत सी विटामिन डेफिशिएंसी होती है, और उसमें से विटामिन डी और B12 एक इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसी है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें तो ऑलमोस्ट 42% ऑफ इंडियंस, उनके अंदर विटामिन B12 की कमी है, और ऑलमोस्ट 70% इंडियंस के अंदर विटामिन डी की कमी है। ऐसा क्यों? ऐसा है बिकॉज ऑफ रॉन्ग लाइफस्टाइल, जिसमें कि सन एक्सपोजर, पॉल्यूशन का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। पॉल्यूशन के कारण लोग बाहर नहीं निकलते, पॉल्यूशन के कारण अच्छी सनरेज हमारे तक पहुंचती नहीं। मोरओवर, हम एशियंस की स्किन थोड़ी डार्क कलर्ड है। इस डार्क कलर्ड स्किन के कारण भी विटामिन डी का बनना थोड़ा सी कम मात्रा में होता है। आजकल के लाइफस्टाइल में जब लोगों का सन एक्सपोजर नहीं होता, उनकी डाइट में विटामिन डी, दूध और दूध से बनी हुई चीजें नहीं होती, और हमारी पॉपुलेशन में मेजॉरिटी लोग वेजिटेरियन हैं। जैन धर्म को भी बहुत लोग फॉलो करते हैं, जिसमें नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाया जाता। विटामिन B12 का मेन सोर्स है नॉन वेजिटेरियन फूड, स्पेशली एग्स, अंडे, लिवर, किडनी, ये सब जो है ये रिच इन विटामिन B12 होते हैं। और जब वेजिटेरियन लोग होते हैं वो ये मात्रा में लेते नहीं है, जिसके कारण ये विटामिन B12 की कमी हो जाती है। तो लाइफस्टाइल का कुल मिला के विटामिन डी और विटामिन B12 पे दोनों पर ही असर आता है। डॉक्टर हेतल, यहाँ पर हम देखते रहते हैं, अब जैसे कि डॉक्टर अनीजा ने समझाया कि लोग बहुत सारे ऐसे फूड ग्रुप्स हैं जो अपनी डाइट में से निकाल देते हैं। अब अमूमन जब लोग जिम जाते हैं तो वहाँ पर डाइटिशियन को कंसल्ट करते हैं, वो डाइटिशियंस तो आउटराइट आपको बोल देते हैं कि आप कार्ब्स खाना बंद कर दीजिए, आप डेयरी प्रोडक्ट्स को अपनी डाइट में से निकाल दीजिए। तो इस तरह से फूड ग्रुप्स को अपनी डाइट में से निकालना कितना सही होता है, कितना इम्पैक्ट करता है? क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप इतने सारे फूड ग्रुप्स को एक साथ निकालेंगे तो आपके हार्मोन्स पर और विटामिन मिनरल्स पर तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है गूगल से। मीन्स आजकल आपको कुछ भी सिम्टम्स है तो फर्स्ट आप गूगल पे सर्च करते हो, और गूगल पे सर्च करके अलग अलग जात के डाइट मिलते हैं, अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग अलग चीज देखने मिलती है, एंड पीपल स्टार्ट ब्लाइंडली फॉलोइंग दिस विदाउट एनी साइंटिफिक बेसिस। तो बिकॉज आपका एक डाइट पैटर्न है, आप अगर वो फॉलो कर रहे, अगर उसको आप चेंज कर रहे हो, आप एक सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप जो डाइट फॉलो करते हो वो फॉलो कीजिए, उसमें थोड़े चेंजेस लाइए, थोड़े बदलाव लाइए। जैसे आपका डाइट में अगर डेयरी प्रोडक्ट्स कम है तो आप रिप्लेस कीजिए किसी और चीज से, जैसे फोर्टिफाइड फूड से, जो आपको डेफिशिएंसी में मदद मिल सके। तो जो यूजुअल डाइट है उसको ही फॉलो करके उसमें थोड़े बदलाव लाओ के अगर हम एक लाइफस्टाइल अडेप्ट करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म रहता है। हम कभी भी सडनली जो चेंज लाते हैं, जैसे आज एक डाइटिशियन के
पास मैं चला गया, उन्होंने बोला कि ये बदल दो, ये कम कर दो, ये बंद कर दो, ये कर दो, और हम अगर वो करते भी है तो ज्यादा देर टिकता नहीं है। देन वी गो बैक टू, हम वापस वहीं के वहीं आ जाते हैं जहां हम पहले थे। तो अगर कुछ बदलाव लाना है तो जो ऐसा हो कि आप करंट लाइफस्टाइल में उसको मॉडिफाई कर सके। इसीलिए आप जो घर पे खाना खा रहे हो, जो कर रहे हो, वो खराब नहीं है, वो बराबर है। खाली उसमें जो डेफिशिएंसीज है, जैसे अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं ले रहे हो तो उसकी जगह हम क्या ले सके जो हमको हो सके। तो ये एक प्रॉपर प्लान बना के अगर हम करते हैं तो हमारी थोड़े चेंजेस लाके ही हम हमारे लाइफस्टाइल को बना सकते हैं, हमारे डाइट को रिच बना सकते हैं, और फिर ये डेफिशिएंसीज के होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एक्सेसिव विटामिनोसिस का भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हम एक साथ सडनली हमारा अगर एक ब्लड रिपोर्ट कम आता है कि विटामिन डी B12 लो है, तो हम एक साथ 2-4 विटामिन जो हमको किसी ने बताया, एक नेबर ने बताया आप ये ले लो तो वो ले लेते, एक ने बताया ये ले लो वो लेते, तो देन इट बिकम्स अ प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस। तो हमको जो भी करना है वो बैलेंस करना है, अंडर अ प्रॉपर एडवाइस और गाइडेंस करना है। अगर ये हम करते हैं तो ये प्रॉब्लम ज्यादा नहीं रहेगी। नहीं, इसी पर मुझे आना था, क्योंकि डॉक्टर अनेजा मुझे ये बताएं, हम यहाँ पर इस टॉपिक पर इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अब ये क्लोज टू एपिडेमिक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसके अगर हम परिणाम जानना चाहें, समझना चाहें, तो कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं अगर किसी ने ध्यान नहीं दिया और लगातार एफिशिएंसी के साथ जीता रहा, तो क्या कुछ हो सकता है उनके साथ? हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, एक्सेस ऑफ विटामिन नुकसानदायक है। आपने जिस तरह कोविड टाइम में ये प्रचार चला है कि विटामिन डी की कमी के कारण कोविड बढ़ जाता है। नो डाउट विटामिन डी एक बहुत अच्छा विटामिन है जो इन्फेक्शन से हमें बचाता है, जो वुंड हीलिंग में हेल्प करता है। पर अगर हम उसको एक्सेसिव क्वांटिटी में लेते रहेंगे और एक बार शुरू करने के बाद बंद ही नहीं करेंगे, वेट करते रहेंगे कि बॉडी में इतनी इम्यूनिटी बन जाए कि वो किसी भी बीमारी से लड़े, तो ऐसा नहीं होता। ये एक मिथ है कि हम विटामिन डी लेते रहेंगे, विटामिन B12 लेते रहेंगे तो हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। हाइपर विटामिनोस यानी कि विटामिन की एक्सेस मात्रा भी शरीर के लिए नुकसानदायक है, चाहे उससे कैल्शियम के स्टोन्स बने, चाहे उससे कैल्शियम की मात्रा बढ़े और वो कैल्शियम जाके जगह जगह शरीर के दूसरे ऑर्गन्स में जाके डिपॉजिट हो, जो नुकसान देगा। विटामिन B12 जो एक्सेस होगा वो हमारे यूरिन में एक्सक्रीट हो जाएगा और एक तरह से हमारी इन्वेस्टमेंट जो विटामिन में गई है वो यूरिन में जा रही है और साथ में कुछ नुकसान भी दे रही है। विटामिन डी, जैसे कि मेरे कोलीग्स ने भी बताया, इट इज ए वेरी यूजफुल विटामिन टू फाइट डिप्रेशन। इट इज ए वेरी बहुत ही लाभदायक है एंजाइटी के लिए, डिप्रेशन के लिए, वुंड्स की हीलिंग के लिए, मसल बोन की ताकत के लिए, विटामिन B12 नसों के लिए। पर ये सोचना कि मेरे बाल बहुत सुंदर घने अच्छे हो जाएंगे, मैं विटामिन डी खाता ही रहूं सारी उम्र, तो ऐसा नहीं है। जो कुछ भी ले एक पर्याप्त मात्रा में ले और उसका एक लेवल मेंटेन करके चले। हमारे शरीर को 15 से 2000 यूनिट विटामिन डी की डेली आवश्यकता होती है, उससे ज्यादा विटामिन डी की हमें आवश्यकता नहीं है। उसी तरह विटामिन B12 की भी एक फिक्स मात्रा है जो हमें हर रोज चाहिए, उससे ज्यादा हमें लेने की आवश्यकता नहीं। डॉक्टर हेतल, यहाँ पर लोग दवाइयों के साथ साथ इंजेक्शंस भी लगाते हैं, ड्रिप्स भी चढ़ती है, ये किस तरह के सिनेरियो होते हैं? क्या हर किसी को जो कि इस कमी से जूझ रहा है इस तरह की डोजेस लेनी चाहिए? ये जो एक टॉपिक है, आपने एकदम सही वो सब्जेक्ट निकाला है कि कभी कभी हम जाते हैं डॉक्टर के वहाँ, पेशेंट्स जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं डिमांड करके, डॉक्टर साहब मुझे वीकनेस लग रही है, आप ड्रिप चढ़ा दो। ऐसा नहीं होता है। इंजेक्शन हम देते हैं जब विटामिन डेफिशिएंसी बहुत ही लो बढ़ जाती है, तो इनिशियली इंजेक्शन देने पड़ते हैं, क्योंकि वो हर एक विटामिन जो आप लेते हैं वो स्टमक से एब्जॉर्ब नहीं होता है। किसी लोगों में, जैसे कोई एंट एसिड ले रहा है बरसों तक, तो उनके शरीर में इतना एसिड फॉर्मेशन उनका स्टमक में नहीं होता है, तो
जो विटामिन B12 के लिए वो जरूरी है कि तो वो नहीं मिलता है और एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो उस केसेस में हमको इंजेक्शन लेना जरूरी हो जाता है। लेकिन वो इंजेक्शन के पर्टिकुलर डोजेसेस होते हैं, एक बार वो डोज हो जाए तो फिर ओरल में शिफ्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि आज आपने इंजेक्शन ले लिया, खत्म हो गया, आप हर थोड़े महीनों में इंजेक्शन लेते रहो, उससे नहीं होता है। उससे आपका लेवल फ्लक्चुएट होगा। जब आप इंजेक्शन लेंगे आपका विटामिन B12 एकदम बढ़ जाएगा, लेकिन वो विटामिन डी इतना ही जल्दी यूरिन से निकल जाएगा, क्योंकि विटामिन B12 जो है वाटर सॉल्युबल विटामिन है, वो उसका हाफ लाइफ कम और वो वॉश आउट हो जाता है। तो उसके बाद एक डोज मेंटेन करना होता है, जो आप ओरल मेडिसिन लेके कर सकते हैं या तो फोर्टिफाइड फूड से कर सकते हैं। तो बट ये जो चीज है हमको डॉक्टर की निगरानी में करें तो बेटर रहेगा। तो ये फ्लक्चुएशंस जो आएंगे विटामिन में, कभी एकदम बढ़ जाएगा, कभी एकदम घट जाएगा, वो नहीं होगा। तो आई वुड रिकमेंड कि आपको अगर ऐसे सिम्टम्स है और अगर आपने कोई ब्लड टेस्ट करवाया है और उसमें समझा है कि डेफिशिएंसीज है, तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें और उनके सलाह सूचन के हिसाब से ही आगे बढ़े। और वो लॉन्ग टर्म रखिए, ऐसा नहीं कि आपने 3 महीना ले लिया आप भूल गए, आपको एक डोज मेंटेन करना है। बताएं डॉक्टर हेतल की डोज लेने के बाद कब हमें समझ में आए कि ये डेफिशिएंसी पूरी हो चुकी है, दवाइयों की ज़रूरत नहीं है? क्या ऐसा भी कोई मोड़ आता है, या अगर आपको एक बार कमी हो गई है तो ये आजीवन रहेगी? डिजीज नहीं है, डेफिशिएंसी इज नॉट अ डिजीज, डेफिशिएंसी इज लैक ऑफ समथिंग जो हम में कम है। अगर हम लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, हम हमारे डाइटरी स्टाइल चेंज करते हैं, तो विटामिन रिप्लेनिश हो जाते हैं। ये कोई डायबिटीज नहीं है आपको, कि ये कोई ब्लड प्रेशर नहीं है जिसके लिए आपको कंटिन्यूस इलाज नहीं है। तो डेफिशिएंसी को हम रोग ना समझ के एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम समझे। अनलेस आपको कोई डेफिनेट रोग है, जैसे परनिशियस एनीमिया है जिसमें वो होता है कि आपको स्टमक सर्जरी हुई है जिसमें आपका एब्जॉर्प्शन कम है, तो अलग बात है। अदरवाइज काफी ज्यादा लोगों में अगर हम डाइटरी लाइफ और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। इसमें उसको कोई रोग के हिसाब से ट्रीट करने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर ये कोई रोग नहीं है। विटामिन B12 और D3 की डेफिशिएंसी अगर आपको भी है और अगर आप इसको हल्के में ले रहे हैं तो आज ही उसको बिल्कुल बंद करें। हल्के में लेना, आप डॉक्टर के पास जाएं, कंसल्ट करें, और आपको दवाइयों का कोर्स करना बेहद ज़रूरी है। ध्यान दें कि ये जो कमी है, जो डेफिशिएंसी है, ये और सीवियर ना हो जाए, क्योंकि उससे जुड़ी फिर दिक्कतें आपको झेलनी पड़ सकती हैं अगर इसको नज़रअंदाज किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। मुझे भी इजाज़त दें। नमस्कार।